हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हमें कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए इस टाइम या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कनाडा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कनाडा प्रोसेसिंग टाइम। तो आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। तो आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे इसको, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन टाइप। जैसे हम विजिटर वीज़ा के बारे में भी बात करेंगे, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया टेम्परेरी रेजिडेंस, जिसके अंदर विजिटर, स्टडी एंड वर्क परमिट तीनों की एक ही कैटेगरी है। उसके बाद विजिट टेम्परेरी रेजिडेंस एप्लीकेशन, तो विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा, क्योंकि हम इंडिया से अप्लाई करेंगे हम। तो वे आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम है वो 202 डेज़ है। तो ये लास्ट अपडेट हुआ था 9 मार्च 2021 को। तो उस दिन के अपडेट्स के अकॉर्डिंग 202 डेज़ लगेंगे एप्लीकेशन आपका प्रोसेस होने में। तो ये टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर तो आपके बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके बायोमेट्रिक्स अभी तक नहीं हुए हैं तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट ना करें, क्योंकि विजिटर वीज़ा के लिए अभी तक बायोमेट्रिक्स वेब फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। वो अपने अभी बायोमेट्रिक्स नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की और बात है दोस्तों कि ये प्रोसेसिंग टाइम तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन एम्बेसी को नहीं मिलती। कंप्लीट एप्लीकेशन का मतलब है कि आपने ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर दी है और उसके बाद आपके अगर बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, ठीक है, अगर ये दो चीज़ें हो चुकी हैं आपकी, उसके बाद ही ये 202 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होगा। जब तक आपके बायोमेट्रिक उनको नहीं मिलते तब तक ये आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो जिनके बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अगर वो 202 डेज़ वेट कर सकते हैं तो। और जिनके बायोमेट्रिक्स अभी तक नहीं हुए हैं वो भी एप्लीकेशन सबमिट ना करें, वो वेट करें कि कब विजिटर वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक वेब फॉर्म ओपन हो, तो उसके बाद ही वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि कुछ विजिटर वीज़ा एप्लीकेंट्स कि वो कैसे अपनी एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं ताकि उनकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो। लेकिन वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ वो कुछ एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। वो आपको मैं भी दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी डॉक्यूमेंट्स की और कैसे कैसे आपको उस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, वो जिनके कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर कनाडा में ऑलरेडी रह रहा है, ठीक है, और वो टेम्परेरी है, तो आप अपनी विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। वो एप्लीकेशन विद इन 14 डेज़ आपकी प्रोसेस कर देंगे, लेकिन आपको उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के अंदर कौन कौन आता है, जैसे आपका स्पाउस वहाँ पे रह रहा हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, जहाँ वो वर्क परमिट पे हो, तो आप विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन को अपनी प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कोई आपका चिल्ड्रन है या फिर आपके पेरेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं टेम्परेरी, तो तब भी आप अपनी एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अपनी एप्लीकेशन को आपने कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है। तो उसके स्टेप्स क्या हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने अभी तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है तो उनको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब वो अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जब वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे, तो उनको एप्लीकेशन में एक फील्ड होती है पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं टूरिज़्म हो गया, वर्क परमिट हो गया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो वहाँ पे आपको टूरिज़्म या विजिटर वीज़ा सेलेक्ट नहीं करना, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अदर्स, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ ही
डिस्क्रिप्शन फील्ड होगी, तो वहाँ पे आपको सिंपली लिखना है कोविड-19, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे लिखा है, जिससे उनको पता चल जाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है अपने एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने उनको शो करना है कि आपके पास आप अपने एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज क्यों कर रहे हो, तो आपको उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या एविडेंस देने होते हैं, ये आपको पहले फिगर आउट करना है कि आपको इमीडिएट फैमिली मेम्बर है वहाँ पे, वो वहाँ पे टेम्परेरी है और किस कैटेगरी अंडर आ रहा है। जैसे इस केस में है, इफ़ यू क्वालिफाई एज एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट कनाडा। ठीक है, सपोज हम करते हैं कि आपका जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है वहाँ पे वो स्टूडेंट हैं या फिर वर्क परमिट पे है और जो टेम्परेरी है अभी। ठीक है, तो आपको उस फैमिली मेम्बर के साथ रिलेशनशिप को शो करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो प्रूफ में आप यहाँ क्या सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ साफ, रिलेशनशिप विद एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर इन कनाडा। ठीक है, प्लस इमीडिएट फैमिली मेम्बर स्टेटस इन कनाडा, कॉपी ऑफ द स्टडी परमिट और वर्क परमिट। ठीक है, तो एक तो आपको शो करना कि आपको उस इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ रिलेशन क्या है आपका, और प्लस उस मेंबर का कनाडा में स्टेटस क्या है, क्या वो स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, फ़ीस जो भी उसको होगी आपको वो पे करनी पड़ेगी। जैसे आप ये चीज़ें अपने एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, तब आपको वेट करना पड़ेगा डिसीज़न के लिए आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो जैसे अपने ईमेल आएगी आपको कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या रिफ्यूज़ हुई है। ठीक है, अब ये तो होगा जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन हमें सबमिट नहीं की है, जो सबमिट जिन्होंने अभी करनी है। ठीक है, अब आता है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो तो आप अपनी एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी डिटेल सेंड करनी है, अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एप्लीकेशन नंबर। जो सबको आपको चीज़ ध्यान से बननी है वो है डिटेल रीज़न फॉर ट्रैवल। यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो इतनी जल्दी, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप उनके साथ रीयूनाइट होने के लिए जाना चाहते हो, आप उनको इमोशनली सपोर्ट देना चाहते हो, इमोशनली वहाँ पे डिप्रेस्ड हैं कोविड की वजह से। जो भी आपको रीज़न देना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अच्छे से, और ये सारी डिटेल्स आपको फिल करके आपको इस ईमेल आईडी पे उनको सेंड करना है। तो जैसे आप उनको मेल करेंगे, आपको एक रिवर्ट बैक आएगा, ऑटोमेटिक ईमेल आएगी कि जो एक्नॉलेजमेंट ईमेल होती है कि उनको आपकी ईमेल रिसीव हो चुकी है, और वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे विद इन 14 बिजनेस डेज़। तो विद इन 14 बिजनेस डेज़ वो आपकी प्रोफाइल को पूरा रिव्यू कर देंगे। उसके बाद आपका फाइनल डिसीज़न भी आपको बताएंगे कि आपकी फ़ाइल अप्रूव हुई है कि रिजेक्ट हुई है। तो जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो वही सेम चीज़ है, आपको उनको मेल में क्या क्या अटैच करना है। आपका रिलेशनशिप इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ क्या है, अगर तो आपका स्पाउस है तो आप सिंपली क्या सेंड कर सकते हैं उनको, मैरिज सर्टिफिकेट। और इमीडिएट फैमिली मेम्बर का स्टेटस के लिए आप स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट्स अटैच कर सकते हो, जो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे रिलेशनशिप शो करने के लिए, आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे। अगर आप अटैच नहीं करोगे तो आपकी फ़ाइल को कंसीडर नहीं करेंगे, आपकी डिसीज़न आपको नहीं देंगे फाइनल। तो एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब आप ये फ़ाइल सेंड करें, आपको सारी डिटेल्स एक ही ईमेल आईडी में सबमिट करनी होती है। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है, मेक श्योर यू ईमेल अस ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन वन ईमेल ओनली। उन्होंने साफ साफ हाईलाइट किया है। अगर आप उनको मल्टीपल ईमेल्स करोगे तो उतनी ही आपकी फ़ाइल प्रोसेस होने में डिले होगा। ठीक है, तो यही कोशिश करें कि आप सारी डिटेल्स एक ही ईमेल में अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके उनको सेंड कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी इशू या क्वेरी हो इन चीज़ों को लेके, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे
या मेरे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपका इशू होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपको इशू रिज़ॉल्व हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।